हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी 11th में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। ये उसी का ही पार्ट है। अगर एनसीईआरटी देखें हम तो एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर है जिसके हमने दो पार्ट किए हुए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। दोनों चैप्टर का मेन जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव वो सेम है कि केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होती तो हमें पता है कि कोई केमिकल रिएक्शन 10% होती, कोई 20, कोई 30, कोई 90, कोई 99%। तो किसी भी रिएक्शन का जो एक्सटेंट होता है वो कितना होगा, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो यहां पर भी कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव है वो तो वही रहेगा कि एक रिएक्शन कितनी हो रही है। आफ्टर द रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। लेकिन डिफरेंस क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व थी उनमें मेनली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो थे वो मॉलिक्यूल्स थे, या कह सकते हो कि आयनिक कंपाउंड इस तरह से थे। लेकिन यहां पर ज्यादातर रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए इसे कहा जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो डिफरेंस केवल रिएक्शंस का है, बाकी कॉन्सेप्ट का कोई डिफरेंस नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हम वहां यूज करते थे वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी हम यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिफाइन की थी, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम सेम टर्म्स डिफाइन करेंगे। उसी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे और इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो लिखे यहां पर दिस चैप्टर मेनली डील्स विद फर्स्ट वन। अब यहां पर क्या होता है, मोस्टली रिएक्शन में जैसा मैंने कहा था कि आयंस इन्वॉल्व होते हैं, तो ज्यादातर रिएक्शन में जो आयंस होते हैं वो H+ या OH आयन होते हैं, और H+ या OH आयन की कंसंट्रेशन से हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो pH से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ pH। सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर। हम सबको पता है जब हम टाइट्रेशंस करते हैं, इवन स्कूल में 12th में टाइट्रेशंस करते हैं, तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो इन इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों ये कलर चेंज करते हैं, क्यों इनका जब कलर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इनकी थ्योरी क्या है वो सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इवन ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यहां पर मेनली हम ऐसे सॉल्ट्स की बात करेंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। वो बहुत कम कितनी होगी वो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उनकी सॉल्युबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं या इवन कम भी किया जा सकता है। तो ये तीन पार्ट में हम इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे, pH कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स एंड देन सॉल्युबिलिटी। बट टू बिगिन विथ छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, बट टर्म्स उसमें जो है कुछ अलग से हम यूज करेंगे, कुछ नई टर्म्स यहाँ पर यूज होगी, बट उनके मीनिंग्स जो है वो वही होंगे जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस किए। तो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जिसको हम पानी में जब मिक्स करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं तो वो आयनाइज भी होता है, यानी डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होकर वो आयंस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर डिपेंडिंग अपॉन द आयनाइजेशन हम एक सब्सटेंस को यहां पर अब एक और वर्ड यूज कर लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट बोलो या सब्सटेंस बोलो, डजंट मैटर। तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब हो, जिसको अगर हम सॉल्वेंट में मिक्स करें तो वो 100% आयोनाइज हो जाता है या 100% डिसोसिएट हो जाता है। इसका अल्फा जो होता है वो 1 होता है।
फॉर एग्जाम्पल NaCl इन वाटर, अगर आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये 100% आयोनाइज हो जाता है। Na+ और Cl आयन में सभी जो कम क्रिस्टल है वो पूरा आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो NaCl का अल्फा 1 हो गया। और भी ज्यादातर आयनिक कंपाउंड जो है कह सकते हो कि उनका जो अल्फा होता है वो 1 होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये आयोनाइज बिल्कुल भी नहीं होता। डिसॉल्व होता है लेकिन आयोनाइज नहीं होता है। वाटर में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं C6H12O6। थर्ड कैटेगरी होती है, यानी इनका अल्फा जो है कह सकते हो, जो सेकंड कैटेगरी इनका अल्फा 0, देन थर्ड कैटेगरी जिनका अल्फा 0 से 1 के बीच में होता है। जीरो से 1 के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इन वाटर, तो इनका अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एसिटिक एसिड, NH4OH और भी बहुत सारे वीक एसिड, वीक बेसेज है जिनका अल्फा जो है 0 से 1 के बीच में होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी नहीं आएंगे कि बताओ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे यही NaCl की हमने बात की, इसी NaCl को अगर आप इथेनॉल में मिक्स करोगे तो ये 100% आयोनाइज नहीं होता। यानी यही NaCl जो वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इथेनॉल में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। तो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है कि कौन कितना आयोनाइज हो रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और भी कुछ फैक्टर्स है, और कौन कौन से सब्सटेंस वहां पर प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अल्फा को वेरी करते हैं। तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इट इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये फिक्स नहीं है, वो वेरी कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आते। लेकिन हाँ, अगर हमें कभी ये कह दिया जाए कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किसी सिचुएशन पे कहा जाता है कि ये सब्सटेंस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मींस वो 100% आयोनाइज हो रहा होगा, राइट। तो वर्ड्स पता होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जहां तक हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनका तो अल्फा 1, तो यहां पर हमें इन कुछ भी डिस्कस नहीं करना, क्योंकि इस रिएक्शन का तो एक्सटेंट जो है वैसे 100% है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 0 है, तो मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा वो किस पर होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोस्टली जो एग्जांपल्स हम यूज करेंगे वो वीक एसिड या वीक बेसेस होते हैं। तो जो डिस्कशन होगा एसिटिक एसिड, NH4OH, इन पर ज्यादातर हमारा डिस्कशन होगा ना। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि ये जो अल्फा है नॉन टर्म है, ऑलरेडी आप सबको ये पता है, रिएक्शन का एक्सटेंट जिसे हम अल्फा कहते हैं। तो ये जो अल्फा है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम मेनली बात करेंगे अल्फा की। हाँ, लेकिन उससे पहले आता है कि अल्फा किसी रिएक्शन का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयर इज अ थ्योरी व्हिच इज नोन एज आर्रहनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। हेडिंग डालिए, Arrhenius theory of dissociation। बड़ा ही सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखिए पहले, there exists a dynamic equilibrium, there exists a dynamic equilibrium between ionized and unionized substance in a solution। There exists a dynamic equilibrium between unionized and ionized substance in a solution। क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को जब आप डिसॉल्व करते हो, ये सब्सटेंस है जो डिसॉल्व हुआ है, हमें उसी से मतलब है। तो लेट्स से सॉल्यूशन जो है वाटर है, तो इसके कुछ मोल्स डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व होने के बाद इनमें से कुछ आयनाइज हो गए, B+ और A-। लेट्स से इसके C मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए, लेकिन उसमें से
अल्फा जो है वो आयनाइज हो गया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अल्फा सी अल्फा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सी अल्फा। सिंस ये डिसोसिएशन की रिएक्शन है तो इसका के डिफाइन करके और इस के को हम कह देते हैं के डिसोसिएशन, इस के को हम बोल रहे हैं के डिसोसिएशन, ठीक है, एक नाम दे दिया के डिसोसिएशन। जैसे एसिड को हम एसिड के को हम के ए बोल देते हैं और बेस के को के बी बोलते हैं, उसी तरह से के डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, ये सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस, ये सेम एक्सप्रेशन आप एक्स की टर्म में भी लिख सकते हो, सिंपली सी माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो ऑलरेडी हमें पता है, ये कुछ नया पार्ट नहीं है, बस नया क्या है, एक टर्म के डिसोसिएशन, क्योंकि ये डिसोसिएशन की रिएक्शन है तो इसीलिए इसका नाम क्या गया, के डिसोसिएशन। अब ये अल्फा कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, दो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये इन फैक्टर्स को चेंज करने पर अल्फा में चेंज होता है। तो हेडिंग डाली factors affecting alpha। First one, type of substance। टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया सब्सटेंस टू सब्सटेंस अल्फा वेरी करते हैं, ये ऑब्जर्व फैक्ट है, ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा कि किसका अल्फा कितना है, किसका क्या है। सेकंड वन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे जैसे सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है अल्फा भी इंक्रीज होता है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने से जो सब्सटेंस आप डिसॉल्व कर रहे हो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे उसको तोड़ना आसान हो जाता है। तो लिख सकते हैं यहां पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट में एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस अल्फा ऑल्सो इंक्रीजेस। थर्ड, टेम्परेचर, मोस्टली ये जो डिसोसिएशन की रिएक्शंस होती है ये एंडोथर्मिक होती है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर रिएक्शंस में टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एज पर ली शटेलियर प्रिंसिपल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी अल्फा जो है वो इंक्रीज होगा। तो लिख सकते हैं इन जनरल एज टेम्परेचर इंक्रीजेस अल्फा ऑल्सो इंक्रीजेस। Because अब चाहो तो यहां लिख सकते हो, बिकॉज इन जनरल इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे से पहले से इन जनरल हटा दो, यहां पर लिख दो इन जनरल इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ, कॉमन आयन इफेक्ट। ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हम ये सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन में ऑलरेडी कहीं और से A माइनस प्रेजेंट है, या आपने बाहर से A माइनस और ऐड कर दिया, तो
प्रोडक्ट अगर आप और कहीं से ऐड कर रहे हो तो इस रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाता है, ये रिएक्शन फिर उतनी फॉरवर्ड में नहीं जाती है। दैट इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, इमेजिन करिए दो कंटेनर, एक कंटेनर में आपने केवल ये सॉल्ट डाला, इसकी कंसंट्रेशन सी, और दूसरे कंटेनर में ये कंटेनर 1 और ये कंटेनर 2, इसमें हमने इसके C मोल्स और लेट्स से इसके A मोल्स भी ऐड किए। यहां पर भी ये जो सॉल्ट है वो आयनाइज होगा X और X, यहां पर भी ये सॉल्ट आयनाइज होगा -Y, लेकिन अब यहां पर A माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, A प्लस Y। तो यहां पर X और Y को अगर हम कंपेयर करें, मैथमेटिकली तो कर ही सकते हो, K की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, तो यहां पर आप X निकाल सकते हो, यहां पर आप Y निकाल सकते हो। लेकिन जब भी आप X और Y कैलकुलेट करोगे, ये जो Y है हमेशा X से कम आएगा, Y इज लेस देन X। मैथमेटिकली इजीली किया जा सकता है, ली शटलर प्रिंसिपल से भी आप सोच सकते हो। तो इसमें ऐसे भी सोच सकते हो कि ये रिएक्शन यहां पर इक्विलिब्रियम पर आ गई। अब अगर आपने बाहर से A माइनस ऐड किए, A माइनस के A मोल्स ऐड किए, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर आप प्रोडक्ट कहीं और से ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन का एक्सटेंट कम हो जाता है, एंड विच इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। इस चैप्टर में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कहीं पर भी अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं कॉमन आयन इफेक्ट, इसका मतलब समझ जाओ कि प्रोडक्ट जो है वो कहीं और से भी आ रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट कहीं और से कितने मोल्स आ रहे हैं बस वो यहां पर लिखना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया A, यहां से कितने हैं Y, तो A प्लस Y अगर आपने यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, मतलब आपने कॉमन आयन इफेक्ट को कंसीडर कर लिया है। तो इतना ही आपको करना है कि कॉमन आयन इफेक्ट को कंसीडर करना होगा, मतलब इसके मोल्स लिखने होंगे, किसी भी सोर्स से जो आ रहे हैं वो सारे सोर्स के थ्रू जो मोल्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए A प्लस Y, जैसा मैंने आपको यहाँ पर लिखा। राइट, कैसे यूज करना है वो मैं और बताऊंगा, बट हाँ इस तरह के क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देन आगे बढ़ते हैं इसी में, लास्ट एक और पॉइंट जो है दैट इज फिफ्थ वन, कंसंट्रेशन। वो हमें सिंपली यहां से पता चल ही रहा है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट K डिसोसिएशन इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चाहो तो आप इसे रीअरेंज भी कर सकते हो, लेकिन हाँ बड़ा सिंपल सा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रही है सिंस हमें इस रेशियो को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इस रेशियो को कांस्टेंट रखना है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो अल्फा को कम करना होगा, इस अल्फा को कम करना होगा, क्योंकि ये टर्म बढ़ रही है तो अल्फा जो है कम होगा। इनफैक्ट अल्फा कम होगा तो ये वाली टर्म भी बढ़ेगी, जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, बाकी की सारी टर्म्स कम हो गई, ताकि इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, सीधा सीधा अल्फा को कम करना होगा, ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे, बिकॉज ये के डिसोसिएशन तो तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा है, एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस, अल्फा डिक्रीजेस। This is also known as Ostwald dilution law. This is also known as Ostwald dilution law. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, या एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये जनरल डिस्कशन था, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग से मैंने आपको बताया। पॉइंट्स थे जो कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर चुके थे, बट एक तरह से रिकेप हो गया, जो पॉइंट्स हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी हमने उन्हीं को वापस से डिस्कस किया है।
तो पॉइंट्स को यानी ऑसवाल्ड डायल्यूशन लो, ये याद रखिए। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ये वर्ड्स आगे यूज होंगे, इसलिए मैंने आपके मीनिंग्स यहाँ पर आपको इनके मीनिंग्स बता दी, ठीक है।